बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर FIA की बड़ी रिकवरी, 15 अरब रुपए की रिकवरी और सरकारी अराज़ी वागुज़ार करवाने का जो मामला है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो चालान है उस चालान की तफसीलात सामने आ गई हैं और उस चालान के 2 अहम पहलू हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद जो दावा करते थे अपने आप को खादमे आला बनाने का या खादमे आला कहने का, क्या वो इस लायक थे कि वो इस नाम को इस्तेमाल करते। और FIA ने जिस तरीके से उनके गिरद जाल बिछाया है और FIA ने जो बैंकर्स के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी अहम तफसीलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने रेप केसेस के हवाले से एक तारीखी जजमेंट दी है। रेप केसेस में हम देखते हैं कि एक वक्त था कि जो आई विटनेस थे या आई एविडेंस थी, डायरेक्ट एविडेंस जिसको हम कहते हैं, उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी और बग़ैर डायरेक्ट एविडेंस के उसको नहीं माना जाता था। जैसे हमारा हदूद लॉ है उसमें बग़ैर आई विटनेस के जो रेप का या ज़िना बिल जबर का जो केस है वो साबित नहीं हो सकता था। इस वजह से फिर ताज़ीरात में आना पड़ता था। ताज़ीरात में भी पहले जो गवाहान हैं, गवाहान को देखा जाता था और बाद में फिर मेडिकल आया, मेडिकल को देखा जाता था। फिर 2 फिंगर टेस्ट का एक कंसेप्ट था जिसको अदालतों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ख़त्म कर दिया और अब उसके ऊपर एंटी रेप जो एक्ट आया है 2020 का, उसमें उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है जो 2 फिंगर टेस्ट का मामला था। फिर मामला आ गया DNA का। DNA के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बड़ी एक अहम जजमेंट आई और ये कहा गया कि DNA को ही एक सबूत के तौर पर लिया जाए और DNA की बुनियाद पर जो मुलज़मान हैं उनको सज़ाएं दी जाएँ। क्योंकि हमारे माशरे में आए रोज़ कभी हम मोटरवे ज़्यादती केस को देखते हैं, कभी ज़ैनब ज़्यादती केस है, कभी कोई मामला होता है। ऐसे मामलात में हमेशा जो दरिंदे मुलज़िम हैं उनको रिलीफ़ मिल जाता था और वो रिलीफ़ इस तरह से फिर कुछ केसेस ऐसे है जहाँ पर जो विक्टिम है वो काफ़ी टाइम के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करती है और तब तक ना DNA मिल सकता है ना मेडिकल में कोई चीज़ पॉजिटिव आती है। तो उसका तदारुक करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला दिया है। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत की जो बड़ी अदालत है उसने ये फ़ैसला दिया है कि जिनसी ज़्यादती के केसेस में मेडिकल रिपोर्ट्स और DNA पॉजिटिव ना भी हों तो मुलज़म को मुतासरा फ़र्द के बयान पर सज़ा हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह फरमाया है कि अगर DNA भी मैच ना करे या DNA पॉजिटिव ना है, नील आए, मेडिकल भी नील है, उसके बावजूद जो विक्टिम है, जो मुतासरा खातून है, अगर वो बयान देती है तो उस बयान को भी कंसिडर किया जाएगा और उसकी बुनियाद पर, सिर्फ बयान की बुनियाद पर भी सज़ा दी जा सकती है। ना उसमें मेडिकल जो पॉजिटिव आए ना उसमें DNA पॉजिटिव आए, उसके बावजूद भी सज़ा दी जा सकती है। ये फ़ैसला सामने आया है। ये 6 साल बच्ची है, उससे ज़्यादती का केस है। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि अक्सर केसेस में DNA के लिए मवाद नाकाफ़ी होता है जिसको बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जुर्म हुआ ही नहीं। फ़ैसले में कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट्स और DNA पॉजिटिव ना भी हो तो मुलज़िम को मुतासरा खातून के बयान पर सज़ा हो सकती है। मज़कूरा केस में कामरान और बरकत अली नामी 2 मुलज़मान थे, वो मुलव्वस थे। दोनों मुलज़मान स्कूल गार्ड्स थे जिन पर 6 साला स्कूल की बच्ची के साथ वाशरूम में ज़्यादती का इल्ज़ाम था। इन बदबख्त दरिंदों के ख़िलाफ़, मुलज़मान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता पुलिस ने 2017 में ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम कामरान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जबकि बरकत अली को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने कामरान की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखते हुए इसकी अपील मुस्तरद कर दी जबकि शरीक मुलज़िम बरकत अली को सज़ा देने के लिए दायर अपील भी मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने कानून की रोशनी में फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने बैनुल अक़वामी मेडिकल माहिर के अक़वाल को भी फ़ैसले का हिस्सा बनाया जबकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जात का भी हवाला दिया गया है और अदालत ने कहा है कि चाहे वो जो सज़ाए मौत जिसको दी गई है, अगर उस केस में, क्योंकि इस केस में भी मेडिकल और DNA पॉजिटिव नहीं आया था,
تو جو سیشن عدالت تھی جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا انہوں نے اس کے باوجود مرکزی ملزم کو سزائے موت سنائی تھی، تو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے یہ کہہ کر کہ صرف میڈیکل ہی ساری کی ساری ایویڈنس نہیں ہے یا ڈی این اے ہی ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ آپ متاثرہ لڑکی کے بیان کی روشنی میں بھی سزا دے سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے، بڑے اہم کیسز ہمارے معاشرے میں جو چل رہے ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم ججمنٹ آئی تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ دوسری طرف ایف آئی اے کی حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سپریم کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے کی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، اور ایف آئی اے نے 15 ارب روپے کی سرکاری جائیدادیں واگزار کروائی ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے یہ کارروائی کی ہے۔ محکمے کے 21 ملازمین، 4 سرکاری حکام اور 81 پرائیویٹ افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ کون سا؟ محکمہ اوقاف کے جو ملزمان ہیں، افسران ہیں محکمہ اوقاف کے، ان کے 21 ملازمین، 4 سرکاری حکام اور 81 پرائیویٹ افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے بڑی جو کارروائی کی ہے اس میں متروکہ املاک بورڈ کی یہ پراپرٹی ہے جس کو واگزار کروایا گیا ہے، 29 کروڑ 60 لاکھ کرائے کی مد میں بھی ریکور کیے ہیں، اور ایف آئی اے نے متروکہ جائیداد کے جو کرائے ہیں اس کے حوالے سے مزید بھی کہا ہے کہ ہم جو کرائے ہیں ان لوگوں سے جو سرکاری زمینوں پر ناجائز قابض تھے، 15 ارب روپے کی تو وہ زمینیں ہیں، اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے کرائے کی مد میں بھی ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ہم ان سے لے رہے ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے ثناء عباسی نے پیش رفت رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 15 ارب 73 کروڑ کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، 15 ارب 2 کروڑ 87 لاکھ کی جائیداد غیر قانونی قبضے سے واگزار کروائی گئی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ غیر قانونی قبضے اور واجبات کی عدم ادائیگی پر 197 انکوائریز ہوئیں، اور متروکہ املاک کے 21 ملازمین، 4 سرکاری حکام اور اس کے علاوہ بڑی جو مگرمچھ تھے ڈپارٹمنٹ کے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ عدالتی حکم اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی روشنی میں مزید کارروائی جاری ہے، اور جو سرکاری زمینوں پر قابض ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے شہباز شریف کے خلاف ایک اہم چالان جو سبمٹ ہوا تھا، اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ یہ مکمل چالان ہے، اور اس چالان کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں، ایک تو بینکرز کا جو ذکر ہے، اور میڈیا کے چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکرز کو کلین چٹ دی گئی ہے۔ بینکرز کا کیا کردار تھا اس پورے منی لانڈرنگ کے کیس میں؟ بینکرز کا کردار یہ تھا کہ بینکرز اس کیس میں بطور گواہ کے طور پر ان کو رکھا گیا تھا، اور بینکرز بطور گواہ اس میں پیش ہوئے تھے۔ پھر اس میں کچھ بینکرز وہ بھی تھے کہ جو پہلے وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے تھے، پھر بعد میں وہ مکر گئے، اور ان کے خلاف ایک الگ سے کارروائی کی اور الگ سے مقدمہ دائر کیا گیا ایم سی بی بینک کے نائب صدر کے خلاف۔ لیکن کیونکہ بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور جو اگر بینک اس میں استعمال ہوئے ہیں، چاہے بینکوں کی اپنی مرضی سے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن بینکوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی جعلی ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر وہ کارروائی کرتے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ ہوئی اور بینک خاموش بیٹھے رہے اور اپنا جو پلیٹ فارم ہے ان کو استعمال کرتے رہنے دیتے رہے۔ اس بنیاد پر بینکوں کے خلاف ایف آئی اے نے اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک ان کے خلاف کارروائی کرے، اور یہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اور اس معاملے میں بینکرز کے خلاف یا بینکوں کے خلاف جو پرائیویٹ بینک ہیں ایم سی بی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک انکوائری کروائی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ کے ماسٹر مائنڈ مرکزی ملزمان ہیں۔ شہباز شریف کا کہا ہے کہ وہ مرکزی ملزم ہیں، اور شہباز شریف اتنا لمبا عرصہ بطور وزیر اعلیٰ رہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ میں اپنے کاروبار یا اپنی فیملی کے کاروبار کو نہیں جانتا؟ حقیقت یہ ہے ایف آئی اے چالان کے مطابق کہ شہباز شریف وہ شخص ہے جس نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے، جو غلط استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے شہباز شریف نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے فیملی کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور اپنے جو مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے یہ منی لانڈرنگ کی، اور شہباز شریف کے حکم پر باقی جو اس میں مختلف لوگ ملوث تھے وہ سارے کے سارے اس انفلوئنس میں آ کر کام کرتے رہے، کیونکہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ ایف آئی اے نے بے نامی اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ نجی بینکوں کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ کے لیے بے نامی اکاؤنٹس کا استعمال نہ روکنا
बैंकों की वाज़ेह नाकामी है। मुतल्लिका बैंक स्टेट बैंक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस पर अमल नहीं करा सके। FIA ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक से निजी बैंकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हमने दरख्वास्त कर दी है। जो लोग कहते हैं कि बैंकों को क्लीन चिट दे दी है, FIA ने स्टेट बैंक को दरख्वास्त दी है कि, और FIA ने एक तो चालान में ये लिखा है कि जो प्राइवेट बैंक हैं, क्योंकि इसमें कोई एक फ़र्द नहीं था, पूरा बैंक इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ था, तो उस प्राइवेट बैंक के ख़िलाफ़, किसी बैंकर के नहीं, प्राइवेट बैंक के ख़िलाफ़, MCB बैंक है या कोई और बैंक है, तो उसके ख़िलाफ़ स्टेट बैंक को कहा गया है कि इनकी इंक्वायरी करें। और ये जो प्राइवेट बैंक हैं ये नाकाम हो गए हैं रोकने में मनी लॉन्ड्रिंग को, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इन्होंने कोई तदाबीर नहीं की। मुतल्लिका बैंक स्टेट बैंक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस पर अमल नहीं करा सके। FIA ने अपनी रिपोर्ट में बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक से ये भी कहा है कि इन प्राइवेट बैंकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इनको, अगर ये वाकई इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। साथ ये भी कहा है FIA ने कि हमजा शहबाज शरीफ समेत मुलजमान के ख़िलाफ़ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, और उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर जहां पर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम हैं, लेकिन मरकज़ी मुलज़म वो है जो अपने आप को खादिम आला पंजाब कहता था। ये इस चालान की सबसे अहम बात है कि इस चालान में वो शहबाज शरीफ जिसने एक ही गर्दान उठाई हुई थी कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी फैमिली के कारोबार को नुकसान तो मैंने पहुंचाया है, फ़ायदा कोई नहीं पहुंचाया। FIA की तहकीकात ये कहती हैं, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कहती है कि मरकज़ी मुलज़म पहले नंबर पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, और फिर इनके मुलाजमीन इनके इन्फ्लुएंस में आके ये काम करते रहे हैं। अब स्टेट बैंक को कहा गया है कि वो इन प्राइवेट बैंक MCB के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, और क्योंकि FIA की जुरिस्डिक्शन आती है ये वाला मामला, तो इस पर फिर FIA ने चालान सबमिट करवा दिया और कहा है कि इनके ख़िलाफ़ इनको सज़ा दी जाए। तो ये एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है। अब देखना ये है कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ जाएंगे, हमजा शहबाज अबूरी ज़मानत उस अदालत से लेंगे, और अल्टीमेटली अब जब चालान सबमिट हो चुका है तो मज़ीद इनको मौका नहीं मिलेगा, और अगली 1 से 2 पेशी पर अदालत में इस केस की समाअत जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, और ये केस वाइंड अप होगा और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त मानते हैं खारिज होंगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।